अगला देखिए कार्यपत्र नंबर 61, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। वह त्रिभुज जिनमें सभी भुजाएं बराबर होती है समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण समान होंगे। यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है तो असमान होंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण बराबर होंगे। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए त्रिभुजों के मापें और बताइए। हमें मापना है और बताना है। ए बी 1.9, बी सी 3 और कोण ए किसके बराबर है? 100 डिग्री के बराबर है। ये हमने अंदाजे से। फिर स्टूडेंट्स हमें बताना है त्रिभुज में एबीसी में कितने शीर्ष हैं और कितनी भुजाएं हैं। शीर्ष 3 हैं और भुजाएं भी 3 हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए त्रिभुज में कुछ बिंदु दिए गए हैं, कहाँ स्थित है बताइए। देखिए ए 50 डिग्री, आर 2.4 डिग्री 2.4 सेंटीमीटर पे है और क्यू है हमारे 3 सेंटीमीटर पे। अगला देखिए दिए गए त्रिभुज में माध्य का रेखाखंड है। कौन है माध्य का रेखाखंड? बीच वाला होता है, एडी हो जाएगा माध्य का रेखाखंड। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक त्रिभुज की 3 माध्यिकाएँ हो सकती हैं। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से माध्यिका का को खींचा जा सकता है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। ठीक है। कार्यपत्र नंबर 62 देखेंगे, जिसमें निम्न तालिकाओं में त्रिभुज और भुजाओं के माप को दिया गया है। माप के आधार पर त्रिभुज के समबाहु, समद्विबाहु या विषमबाहु हैं, हमें बताना है। देखिए पहले का क्या हो जाएगा? विषमबाहु हो जाएगा। दूसरे सभी जो भुजाएं हैं बराबर हैं, समबाहु हो जाएगा। देखिए 2 भुजाएं बराबर हैं, एक अलग है तो समद्विबाहु हो जाएगा। इसमें भी 2 भुजाएं बराबर है, एक अलग है तो समद्विबाहु हो जाएगा। अगला देखिए अनुमान लगा कर बताना है। ये विषमबाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है। अगला देखिए स्टूडेंट्स, तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु, सभी भुजाएं अलग हैं विषमबाहु, 2 भुजाएं बराबर हैं समद्विबाहु, ये भी समद्विबाहु हो जाएगा, ये समबाहु हो जाएगा और ये विषमबाहु हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे स्टूडेंट्स कार्यपत्र नंबर 63, जिसमें हमें माप का त्रिभुजों के नाम लिखने हैं। ये हमारा न्यूनकोण हो जाएगा, न्यूनकोण त्रिभुज या अधिककोण त्रिभुज हो जाएगा। ये न्यूनकोण त्रिभुज, ये न्यूनकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये न्यूनकोण, ये न्यूनकोण, ये अधिककोण त्रिभुज हो जाएगा। ये न्यूनकोण, न्यूनकोण और ये अधिककोण त्रिभुज हो जाएगा। तो स्टूडेंट करते हैं कार्यपत्र नंबर 64 का पहला प्रश्न, जिसमें स्टूडेंट्स हमें भुजाओं के आधार पर त्रिभुज किस प्रकार का है बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, सभी भुजाएं असमान है विषमबाहु, 2 भुजाएं समान है समद्विबाहु, तीनों भुजाएं समान है समबाहु हो जाएगा। अगला है कोणों को देखकर माप कर हमें बताना है और हमें कौन सा त्रिभुज है वे बताना है। स्टूडेंट्स देखिए समकोण है, ये 40 ये 50 हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज 90 से बड़ा है तो 115 है, ये 30-45 हो जाएंगे। ये न्यूनकोण त्रिभुज है, सभी कोण 60 डिग्री के हैं, 90 से कम वाला न्यूनकोण कहलाता है। अगला देखिए नीचे दिए गए त्रिभुजों के 2 कोणों को माप कर दिया गया है। तीसरा कोण बताना है स्टूडेंट्स। 90 और 60 तीनों कोणों का माप होता है 180। 180 में से 90 और 60 को घटा देंगे, 30 बचेगा, 30 उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 180 में से 100 और 40 को घटा देंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट्स? 50 बचेगा, 50 उत्तर हो जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 40 उत्तर आएगा, यहाँ मिस्टेक कर दिए। 100 और 40 140 होते हैं, 180 में से 40 गए तो 40 ही बचते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे 40 उत्तर आएगा, आप करेक्शन करना है स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है। अगला देखिए 60 और 45 है तो क्या हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे 60 और 45, कितना आ जाएगा? 75 उत्तर हो जाएगा। बस आपको तीसरे के दूसरे में करेक्शन करना है, 40 उत्तर लिखना है इसका। अगला है एक समबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और प्रत्येक कोण को चांदे की सहायता से माप कर लिखना है। एक हमने समबाहु त्रिभुज बनाया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है स्टूडेंट? सभी भुजाएं समान होती है, सभी भुजाएं समान हो जाएगी 6 6 6। तो स्टूडेंट्स इसकी प्रत्येक कोण भी समान होते हैं 60 डिग्री के। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसके कोण भी समान होते हैं 60 डिग्री, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला है कार्यपत्र नंबर 65, जिसमें
चतुर्भुज MNOP के विकर्ण को खींचकर नाम लिखना है स्टूडेंट। विकर्ण क्या होते हैं, ये हो जाएंगे दोनों विकर्ण। कौन कौन से नाम हो जाएंगे, MP और NO। अगला है विकर्ण पर प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में स्थित है बाहरी भाग में। अब देख अंदर है, चतुर्भुज के अंदर है तो मतलब कि क्या हो जाएगा, अभ्यंतर उत्तर हो जाएगा। बाहर होता तो वह अभ्यंतर हो जाता। अगला देखिए, नीचे दिए गए कथनों को सत्य असत्य बताना है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, बिल्कुल सत्य है। रोम्बस मतलब कि समचतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बिल्कुल सत्य है। एक स्क्वायर वर्ग विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है। विशेष प्रकार का आयत नहीं समझा जा सकता है स्टूडेंट्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि आयत के जो वर्ग होते हैं उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। अगला है एक समलंब ट्रेपेजियम की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, गलत है। दो सही हैं, दो गलत हैं। अगला देखिए, नीचे दिए गए चतुर्भुजों के उनके नाम के साथ मिलाना है। ये क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा, ये समलंब हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा और ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगला है चतुर्भुज के चारों कोनों को जोड़ हमें 360 डिग्री होता है पता है, तो छूटे हुए कोनों का मान याद करना है। 360 में से तीनों को जोड़ कर घटा देंगे, 80 बचेगा स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से 360 में से तीनों को जोड़ कर घटा देंगे, 108 बचेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स देखिए, आमने सामने कौन बराबर दे रखे हैं, 71 71, तो बचेगा 360 में से हम घटा देंगे, जो बचेगा उसको भाग 2 कर देंगे, 109 109, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है, दिए गए चतुर्भुज का नाम बताइए। वर्ग है, ये समलंब चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज और आयत। अगला है कार्यपत्र नंबर 66, जिसमें चित्र के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चित्र में 4 भुजाएं एवं 4 शीर्ष होते हैं। 4 भुजाओं की बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 अंतःकोण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 2 विकर्ण होती हैं और सम्मुख भुजाओं के 2 युग्म हैं, DA और CB। सम्मुख कोणों के युग्म कौन कौन से हुए, DAB BCD हो गया। असमान भुजाओं के युग्म AD और DC हुआ। आसन कोणों के 2 युग्म CDA और कोण DAB हुआ। अगला देखिए, चतुर्भुज दे रखा है PQRS, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे देखकर। चतुर्भुज के चारों कोणों के मान क्या हो जाएंगे, PQRS हो जाएंगे। चारों भुजाओं के नाम क्या दे रखे हैं, NDMB दे रखे हैं। बिंदु N SR भुजा पर स्थित है, ठीक है, बिंदु N है जो SR भुजा पर है। अगला है PS और SR आसन भुजाएं हैं, PS और QR सम्मुख भुजाएं हैं। PQQR आसन है और QRSR सम्मुख है, ठीक है। बिंदु XYT जो कि क्या है, अंदर है सभी, तो ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, बिंदु SYT चतुर्भुज के अभ्यंतर भाग में स्थित है। ये दोनों इसमें गलत दे रखे हैं, अभ्यंतर आएगा इसमें। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, P और R चतुर्भुज PQRS के सम्मुख होते हैं, सम्मुख कौन हो जाएंगे, और SR चतुर्भुज PQRS के आसन है, तो आसन कौन हो जाएंगे। ये जो आकृतियाँ हैं उनके परिमाप दिए गए हैं, तो आकृति की भुजा चौड़ाई लंबाई ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। परिमाप 20 है, तो वर्ग के सभी भुजाएं बराबर होती, 4 से भाग लगा देंगे, 5 उत्तर आ जाएगा। परिमाप है 32, सभी भुजाएं बराबर हैं, 8 उत्तर आएगा। इसमें ये 15 है, सामने वाली 15 हो जाएगी। परिमाप 40 है, तो 15 + 15 को घटा देंगे, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 10 बचेगा। 10 भाग 2 करेंगे तो 5 5 उत्तर हो जाएगा, दोनों का 5 चौड़ाई हो जाएगी। वर्ग 28 है, 4 से भाग लगाएंगे, 7 उत्तर आ जाएगा। 48 है, वर्ग है, सभी भुजाएं बराबर होती है, 12 उत्तर हो जाएगा। परिमाप 42 है, दोनों 15 और 15 हो जाएंगी, 30 घटा देंगे, 6 उत्तर हो जाएगा। अनीता और अंकिता में दौड़ का मुकाबला है। अनीता 65 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान चारों ओर दौड़ लगाती है, जबकि अंकिता 35 मीटर लंबाई और 25 मीटर चौड़ाई वाले मैदान के चारों तरफ दौड़ती है। दोनों मैदानों का उपयुक्त पैमाना लेकर चित्र बनाइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, चित्र बना दिया गया है। 65 और 35, ये 65 है, ये 35 और 25 वाला है। तो देखिए, अनीता द्वारा दौड़े गई कुल दूरी हो जाएगी 65 × 4, कितना हो जाएगा, 260 मीटर। अंकिता द्वारा क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में 35 + 25, क्योंकि वर्ग ये वर्ग था, ये आयत है, तो आयत की हम इस प्रकार निकालते हैं स्टूडेंट्स।
कितना हो जाएगा 120 मीटर। कौन ज़्यादा दूरी तय करेगा, तो घटा देंगे, 260 में से 120 गए तो 140 अनीता ने ज़्यादा दूरी तय की। अगला है कार्यपत्र नंबर 68, जिसमें स्टूडेंट्स प्रत्येक गत्ते के शेष भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है, अज्ञात कीजिए, बताना है। विद्यार्थी को 10 सेंटीमीटर लंबे 8 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते में से 6 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर टुकड़ा काटना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, नीचे दिए दिखा अनुसार अलग अलग तरीके से काटा है तो हमें बताना है। गत्ते का क्षेत्रफल क्या हो गया, 10 गुना 8 80 हो जाएगा। काटे गए क्षेत्रफल 6 गुना 4 24, शेष क्या बच जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। इधर देखिए गत्ते का क्षेत्रफल 80 है, काटे का क्षेत्रफल का 24 है, शेष क्षेत्रफल का 56 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए सभी का सेम आ रहा है, सभी सही हैं स्टूडेंट्स। अगला है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, वर्ग की भुजा 20 है, आयत की लंबाई 40 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 400 आ जाएगा 20 गुना 20 करके। क्षेत्रफल आयत का आ जाएगा हमारा 400, क्योंकि आयत और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। आयत की चौड़ाई दे रखी है स्टूडेंट्स, आयत की लंबाई दे रखी है हमें 40, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, भाग लगा देंगे 40 का, 10 क्या आ जाएगा हमारा आयत का चौड़ाई आ जाएगी। अगला है, रीनू के पास 10 बाय 10 सेंटीमीटर का कार्ड शीट है। इस शीट पर चित्र बनाने के लिए वह 5 बाय 5 सेंटीमीटर शीट काटना चाहती है। बताइए शीट काटने के बाद बची कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। कार्ड शीट का क्षेत्रफल 10 बाय 10 का हो जाएगा, 10 गुना 10 कर देंगे 100 वर्ग सेंटीमीटर। कटी हुई क्षेत्रफल 5 बाय 5 का है, तो 5 गुना 5 कर देंगे 25, घटा देंगे क्या आ जाएगा 75 वर्ग सेंटीमीटर। अगला कार्यपत्रक नंबर 69, जिसमें स्टूडेंट्स हमें आंकड़ों की समझ को समझना है। एक कक्षा में छात्रों द्वारा जो खर्च पूछा गया तो इस प्रकार से निकला। तो 2 वाले कितने थे स्टूडेंट्स, 5 थे, तो टैली मार्क संख्या बनानी है। टैली मार्क में क्या करते हैं, 4 तो 4 हो जाएंगे, तो यूँ 5 पर क्या करते हैं, कट करते हैं। तो देखिए 5 है, 4 सीधी लाइन खींचेंगे, 1 तिरछी लाइन खींचेंगे। 4 वाले कितने हैं इसमें गिन के देखेंगे, 5 हैं वे भी, तो सेम यही हो जाएगा। 5 वाले कितने हैं, 5 हैं, तो इस प्रकार से बनाएंगे दोबारा। 7 वाले कितने हैं, 8 हैं, तो 5 तो ये हो गए और 3 और बच जाएंगे, तो 8 हो जाएगा। 40 वाले 2 हैं, तो 2 लाइन खींचेंगे। नीचे प्रश्न है देखिए, सारणी पढ़कर बताइए 5 रुपये खर्च करने वाले छात्रों की संख्या 5 है, 40 रुपये खर्च करने वालों की संख्या 2 है, और कुल छात्र कितने हैं, 25 हैं। इसी प्रकार से कक्षा 4 में प्रथम टेस्ट में अंक इन्हीं प्रकार से आए हैं। 2 अंक कितने छात्रों के आए हैं, 4 लाइन खींचेंगे। 3 अंक 5 के आए हैं, तो 5 लाइन खींचेंगे, मतलब कि 4 सीधी और 1 तिरछी। 5वीं लाइन हमेशा तिरछी होती है स्टूडेंट्स। फिर देखिए 4 अंक वाले 4 हैं, 4 लाइन। 5 अंक वाले 2 हैं, 2 लाइन। 6 अंक वाले 2 हैं, 2 लाइन। सबसे ज़्यादा छात्र ने प्राप्त क्या किया है, 3 अंक प्राप्त किए हैं, 3 उत्तर हो जाएगा। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्र 4 हैं, कुल छात्र 17 हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 5 में जब उनके परिवारों के सदस्य पूछी संख्या पूछी गई तो इस प्रकार सारणी बनी है। 2 वाले 2 हैं, 2 टैली मार्क वाले हो जाएंगे। 3 वाले कितने हैं, टैली मार्क गिन के बताइए, 7 हैं। 4 वाले कितने हैं, देखिए छात्रों की संख्या 10 दे दी गई है, तो हम टैली मार्क बनाएंगे। 5 वाले कितने हैं, 9 हैं, तो टैली मार्क बना देंगे। कुल हो गए 28। सबसे छोटे परिवार वाले संख्या 2, सबसे बड़े परिवार वाली संख्या 9, और ये 2 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, यहाँ पे 9 नहीं लिखेंगे आप। सबसे छोटे परिवार वाले छात्रों की संख्या, तो देखिए सबसे छोटा परिवार क्या है, सदस्य कितने हैं, 2 हैं, छात्रों की संख्या 2 है, तो 2 उत्तर सही है। सबसे बड़े परिवार वाले छात्रों की संख्या, सबसे बड़ा परिवार कौन सा है स्टूडेंट्स, 5 है, छात्रों की संख्या क्या है, 9 है, तो स्टूडेंट्स सही है।
यहाँ पर 9 ही आएगा। अब कुल छात्र कितने हैं? 28 हैं, तो 28 उत्तर हो जाए। कार्यपत्रक नंबर 70। देखिए इसमें कार निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न वर्षों के निर्मित कारों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है। तो हमें उपयुक्त पैमाने को लेकर दंड आलेख द्वारा दर्शाए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, ये है हमारा ग्राफ। इसमें स्टूडेंट्स ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। एक्स पे तो लिखेंगे हम वर्ष, देखिए 2018, 19, 20, 21, 22। और वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम? निर्मित कारों की संख्या 4000, 4500, 5000, 5500, 6000। तो स्टूडेंट्स देखिए 2018 में 4000 है, 2018 और 4000 का जो बिंदु आएगा वो यहाँ आएगा, उन दोनों को मिला देंगे, यहाँ पे बिंदु कर देंगे। इसी प्रकार फिर अगले में, अगले में, अगले में और फिर सब में एक लाइन लाइन से उसको जोड़ देंगे। तो इस प्रकार का ग्राफ हमारा निर्मित हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्रश्न क्या हो जाएंगे? किस वर्ष में कारों का सबसे अधिक उत्पादन हुआ है? 2021 में हुआ है। सबसे ज़्यादा 2021 में बनी है 6000, तो 2021 उत्तर होगा। 2021 और 19 में किस वर्ष में अधिक कारों का उत्पादन हुआ है और कितना अधिक हुआ है? 2021 में अधिक हुआ है, और कितना अधिक हुआ है? तो 6000 में से 4500 घटा देंगे, 1500 कार अधिक उत्पादित हुई हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2। ग्रीष्मावकाश के दौरान एक म्यूजिक क्लास की सारणी नीचे दर्शाई गई है। उपस्थित छात्र निम्न प्रकार से हैं। ये एक छात्र है, ये 2 हैं, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। संकेत दे रखे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए, हमें सोमवार को 27 विद्यार्थी उपस्थित थे, तो उनको बनाना है। तो स्टूडेंट्स 5 के 5 बन जाएंगे पूरे विद्यार्थी। इस साइन का मतलब है 5, तो 25 हो गए। 5 बना दो आप, ये 25 हो जाएंगे। अब बचे कितने? 27 में 2 विद्यार्थियों के लिए ये साइन है, ये वाला साइन बन जाएगा। इसी प्रकार से मंगलवार में 30 है, तो ये वाले 6 बन जाएंगे। बुधवार को 31 है, ये वाले 6 बन जाएंगे और एक वाला बन जाएगा, तो 31 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इसी प्रकार से 19, 3 5 वाले और एक 4 वाला। शुक्रवार को 23, 4 5 वाले और एक 3 वाला हो जाएगा, ये वाला 3 वाला। फिर 28, 5 5 वाले और एक 3 वाला हो जाएगा, 28 हो गए।